नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। किसी को कितने वक्त तक इंतजार कराया जा सकता है, और वो भी तब जब सामने वाला बेहद जरूरतमंद हो, पीड़ित हो, गंभीर हो, बीमार हो। लेकिन सिस्टम कई बार इतना अनमना हो जाता है कि उसे ये हालात भी दिखते नहीं है। भोपाल गैस पीड़ितों की त्रासदी भी कुछ ऐसी ही है। इनके रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने में भी दशक से ऊपर लग गए, लेकिन काम नहीं हुआ। आखिरकार कोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए तुरंत काम शुरू करने को कहा है। आज हम इतने गंभीर मुद्दे पर सरकारी कामकाज की इसी लचर चाल पर बात करेंगे। मामला आपको बताते हैं क्या है। देखिए, आपको याद होगा, यूनियन कार्बाइड गैस फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ, त्रासदी हुई, हजारों लोग मारे गए, और उसके बाद इतने साल बाद भी आज तक पीड़ितों का मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। इस पर कई याचिकाएं लगी, कई बार शिकायतें हुई, लोगों की मांग थी, और तब जाकर अब आखिरकार कोर्ट ने कहा है कि डिजिटाइजेशन का काम फौरन शुरू किया जाए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट रचना ढींगरा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। रिटायर आईएएस सभाजीत यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एमपी हाईकोर्ट के वकील शिवेंद्र पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवेंद्र जी, ये रिकॉर्ड इलाज के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये रिकॉर्ड वो हादसा कितना भीषण था, इसके लिए भी ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है? इतने साल गुजर गए, इतने दशक गुजर गए, उसके बाद भी अब तक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच नंबर 1 ने जो आदेश पारित किया है, उसका सभी को बहुत स्वागत करना चाहिए, और सबको ये चीज समझनी चाहिए कि आज जो ये आदेश हुआ है, ये आदेश इंसेप्शन पे हो जाना था, जब ये ट्रेजेडी हुई थी, जब ये पूरा हादसा हुआ था। ये सारी चीज तभी से व्यापक रूप से हो जानी चाहिए थी। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने लगाई थी, जिस गैस पीड़ित संगठन का यह कहना था कि साहब 20 से ज्यादा साल हो गए हैं, कई लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया है, कई लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, कई लोगों के बारे में पता ही नहीं है कि लोगों का रिकॉर्ड उनके पास है ही नहीं, ना सरकार के पास रिकॉर्ड है, ना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड है, ना यूनियन के पास रिकॉर्ड है। तो जब ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आई, तो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से और बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों इस चीज को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। सरकार के पास फंड्स आ चुके हैं, सरकार का फंड सरप्लस क्रिएट हो चुका है, पर क्योंकि सरकार का तमाम सालों से यही कहना है कि किसको डिसबर्स हो गया है, किसको डिसबर्स नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास आज की डेट में नहीं है। इसलिए कोर्ट ने बड़ी सख्ती से यह चीज कही कि अब तीन आला अधिकारी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय, और डायरेक्टर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये तीन लोग एक साथ बैठे, इनकी एक कमेटी का गठन हो, और एक हफ्ते के अंदर ये सत्यता देखें कि कितने लोगों का रिकॉर्ड बना है और कितने लोगों के रिकॉर्ड बनने में क्या समय आएगा। क्योंकि 9 दिसंबर 2024 को सरकार के माध्यम से एक शपथ पत्र दिया गया था, जिसमें उनका कहना 2014 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब फिजिकल फॉर्म में हैं, और एक दिन में हम सिर्फ 3000 पन्नों का स्कैन कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको डिजिटलाइज करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पर कोर्ट ने 6 तारीख को बड़ी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा बहुत समय बीत चुका है, अब आपके पास एक हफ्ते का समय है कि आप अपना एक्शन प्लान बताएं हमें कि कितनी जल्दी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी नजर में तो ये बहुत ही एक स्वागत योग्य आदेश किया है माननीय उच्च न्यायालय ने, और जिस पर अगर गंभीरता से शासन और सरकार गंभीरता से विचार करेगी तो पीड़ितों का बहुत भला होगा। नहीं तो इसमें सरकार और शासन के पास कोई चारा है भी नहीं। कोर्ट का आदेश है तो उस पर तो अमल करना ही होगा। शिवेंद्र जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और ये कंटेम्प्ट याचिका है, ये कंटेम्प्ट की याचिका है। अगर इस पे कोर्ट नहीं करेगी तो आला अधिकारियों पे बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट द्वारा। शिवेंद्र जी, आपको कितनी हैरानी होती है जब ये तकनीक का दौर है, हर चीज डेटा के फॉर्म में मौजूद है और होनी भी चाहिए, ऐसे में इतनी बड़ी घटना अगर डिजिटाइज नहीं है,
डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी चीज है ये? देखिए, ये पूरी पूरी लापरवाही है। मैं बोलूंगा सरकार में बैठे उन आला अधिकारियों की जिनके लिए भोपाल गैस ट्रेजेडी कमीशन बनाया गया, एक पूरे कमीशन का संगठन किया गया, एक एक्ट लाया गया मध्य प्रदेश के अंदर जो ये गवर्न करेगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को कैसे मुआवजा दिया जाएगा, किसको कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इतने व्यापक रूप में काम होने के बाद पिछले 20 साल से सब चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। किसी भी आप एक आईटी फर्म, किसी भी एक आईटी कंपनी को, एक फ्रीलांसर कंपनी को आप इसका ठेका दे देते और उनको पूरे डॉक्यूमेंटेशन दे देते, ये हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 1 महीने का काम है, जो मेरे ख्याल से सरकार इसमें सुस्त है। इसमें कोई कोई किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है कि इसमें सरकार की सुस्त रवैये की वजह से आज ये डिजिटाइज नहीं हो पाया। ठीक, मैं शिवेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास। भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। डॉक्टर तिवारी, मेरा आपसे एक ही सवाल है, पहला सवाल कि क्या वजह है सर अब तक इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीड़ितों का मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया? देखिए, डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाने की कई वजह हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये डिजिटल जो ये भले ही डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल ना हो पुराना रिकॉर्ड, पर फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम रीसेंट पास्ट का देखें तो लगभग 2012 के बाद का जितना भी रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल भी है। तो जो बचा हुआ पुराना रिकॉर्ड है, जैसे कि मुझे सूचना है, कोर्ट अगर आदेश जैसा दिया है तो निश्चित तौर पर सरकार उसको डिजिटलाइज करवा लेगी। अभी मैं सुन रहा था कि आप ये पूछा जा रहा था कि बड़ा आसान सा काम है, क्यों नहीं किया गया। किसी भी प्राइवेट एजेंसी से करवाया जाना क्या उचित होगा, क्योंकि इतना सारा जो रिकॉर्ड हो अगर किसी को सौंपा जाएगा, प्राइवेसी की, दूसरी जो निजता की चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखकर और गवर्नमेंट को सारे की सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर उसके बाद ही ये डिसीजन लेना होगा कि ये किस एजेंसी से करवाया जाना है। और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी और डिजिटलाइजेशन अगर ये ज़रूरी है, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, और विद इन टाइम लिमिट हो जाएगा। जी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रचना ढींगरा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना जी, शिवेंद्र जी ने कहा कि किसी प्राइवेट फर्म को अगर आप ठेका दे देते तो अब तक तो वो पूरा डिजिटाइजेशन कर देते, ये पूरा डेटा ऑनलाइन आ जाता, मेडिकल रिकॉर्ड्स भोपाल गैस ट्रेजेडी के। प्रभाकर सर की अपनी चिंता है, सीएमएचओ साहब कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, निजता का हनन हो सकता है, निजी जानकारियां रहती हैं। तो सवाल मेरा यह है कि 16 साल वो, 12 साल ये, करीब करीब 28 साल और कितना वक्त चाहिए इस मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, उसे डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए? रचना जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। माफ करिएगा, मैं कह रही हूँ पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटलाइजेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर है। इससे पहले गैस कांड जैसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसके दूरगामी प्रभाव हैं। कैंसर हो रहा है लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में, किडनी की समस्या इतनी ज्यादा है, और दूसरी पीढ़ी में असर हो रहा है। अगर हम इस चीजों के आंकड़े नहीं रखेंगे तो इससे सीधा सीधा किसको फायदा पहुंचता है? इससे सीधा सीधा फायदा उन्हीं कंपनियों को पहुंचता है जिन्होंने आज भी भोपाल में सही मुआवजा नहीं दिया है। तो ये लड़कर गैस पीड़ितों के हक के लिए, गैस पीड़ित संगठन इसके लिए लड़े कि सब डिजिटलाइजेशन, इसके साथ साथ 12 और चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है अपने आदेश में कि डॉक्टरों की 80% कमी है स्पेशलिस्ट की गैस राहत अस्पतालों में, और 50% डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की गुणवत्ता सही नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसका पालन नहीं हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि
कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, गैस पीड़ितों को सही इलाज, सही इंसाफ मिले, पुनर्वास मिले, उसके हित में नहीं रही है। वो कंपनियों के साथ हमेशा रही है। तो ये तो एक नहीं, इसमें 12 चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही भी हैं कि आपको 2012 में कि आपको करनी चाहिए। पर डिजिटलाइजेशन तो उसकी तो एक बहुत छोटी सी चीज है। और ये भी है कि डिजिटलाइजेशन खाली ये नहीं है कि आप कंप्यूटर को एक टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करो, उससे कुछ निकल के आना चाहिए। डिजिटलाइजेशन से कम ये पता लगना चाहिए कि जो इलाज गैस पीड़ितों को मिल रहा है वो सही है कि नहीं, उससे लोगों को फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ये सब चीजों का जवाब जानने के लिए आप डिजिटलाइजेशन करेंगे। आप तभी करेंगे आपने जब रचना जी बहुत अहम चीजें रखी हैं और बहुत अहम सवाल पूछे, और सबसे अच्छी बात जो आपने कही है वो दो बातें ये हैं कि कम से कम ये पता लगे कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, जो मौजूदा इलाज है क्या वो पर्याप्त है या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये बल्क तौर पर केवल और केवल तभी पता लग सकता है जब सारी चीजें ऑनलाइन हो, डिजिटाइज हो। मैं जरा प्रभाकर सर आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर सर, सुना है भोपाल में ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन साथ ही यह भी सुना है कि इस ठंड से ज्यादा ठंडा बस्ता वो है जिसमें यह पूरी प्रक्रिया डाल दी गई। अन्यथा बहुत शुक्रिया है कोर्ट का, माननीय कोर्ट का, जिसने कम से कम यह आदेश दिया है कि भैया डिजिटाइज कर दो, वरना कैसे पता लगेंगी चीजें। देखिए, दो चीजों में फर्क है। डिजिटलाइजेशन भले ही ना हुआ हो, क्या उनका ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन सा व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। निश्चित तौर पर अगर डिजिटलाइज हो जाएगा तो एक्सेस टू रिकॉर्ड्स थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। पर यह बिल्कुल नहीं है कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। डाटा तो अवेलेबल क्या है। प्रभाकर सर, अगर माफी चाहूंगा तो आईसीएमआर, माफी चाहूंगा सर, प्रभाकर सर, क्या आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से ऐसी कोई स्टडी की गई कि ये फर्ज कीजिए 100 लोग हैं, इन 100 में से इस दवाई का 90 लोगों पर प्रभाव सकारात्मक असर पड़ा है कि 10 पर नकारात्मक असर पड़ा है? मुझे लगता है कि डेटा आपके हाथ में होता तो आप शायद बेहतर बता पाते। फिजिकल रिकॉर्ड इस जमाने में कब तक खंगालते रहेंगे सर? यही मैंने कहा कि निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन से एक्सेस टू रिकॉर्ड में जो टाइम लगता है वो कम हो सकता है। पर आपने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि पहले जब डिजिटलाइजेशन नहीं था तो रिसर्च नहीं हुआ करती थी या कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। दूसरी चीज जो अभी रचना मैडम ने कहा कि अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें तो अभी गवर्नमेंट खुद डिजिटलाइजेशन के लिए, मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि आभा का आईडी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, जिससे कि सारा की सारा हर एक सिटीजन का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाए और 1 क्लिक पर अवेलेबल हो जाए, जो एक फ्यूचरिस्टिक कदम है। निश्चित तौर पर गवर्नमेंट भी इस तरफ बढ़ रही है। अब अगर हम इसी को पकड़कर बैठे रहें कि वो रिकॉर्ड उसी समय डिजिटलाइज क्यों नहीं हुआ, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सरकार ये करना नहीं चाहती थी। मैं ये मानूंगा इसको कि हो सकता है कि उस रिकॉर्ड के बिना डिजिटलाइजेशन के भी उस समय उससे रिजल्ट्स निकाले जा रहे थे। अगर आप देखें, क्या किसी गैस पीड़ित को ट्रीटमेंट रिफ्यूज किया गया? क्या गैस राहत का डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया? क्या उनको अभी भी एक्सेस टू हेल्थ है कि नहीं है? डिजिटलाइजेशन नहीं होने के बावजूद उनकी एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू ट्रीटमेंट, एक्सेस टू डायग्नोसिस कहीं भी सफर नहीं हुई। और जैसा कि अगर आपने खुद ही बताया, गवर्नमेंट अगर कोर्ट ने कहा है कि इसको डिजिटलाइजेशन किया जाना चाहिए, तो आपने पहले भी देखा होगा कि अगर कोर्ट कहती है तो गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, और अगर फॉलो करना असंभव हो तो उसके लिए कोई ना कोई रीजन देती है। तो मैं ये अभी भी मानता हूं कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो गवर्नमेंट इस पर निश्चित तौर पर विचार करके एज सून एज पॉसिबल डिसीजन लेके इसको कंप्लाई करेगी। प्रभाकर सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। देखिए, 1984 में कुछ चीज़ें और थीं, 90 में फिर कुछ और हो गई, फिर जब 21वीं सदी लगी तो चीज़ें कुछ और हो गई। अगर लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, तो उसके फ़ायदे ही हमको मिले। रचना जी, ज़रा मैं सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं शिवेंद्र जी के पास जाऊँगा। रचना जी, देखिए, एक बात जो प्रभाकर सर कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, और वाकई ऐसा नहीं है, इलाज हो रहा है। आपकी जो चिंता है, या जो मैंने भी सवाल उठाया
वो है कि डेटा एक जगह आ जाए, उससे चीजों को बेहतर हम एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें क्या एक चीज ये भी नहीं है कि डिजिटाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि बदलते वक्त के साथ प्रभाव उतना ही है 28 साल पहले की घटना का, या वो अब उसमें कुछ कमी आई है? इन चीजों को देखने के लिए भी क्या डेटा एक जगह आसानी से उपलब्ध होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल। तो इसमें मैं डॉक्टर तिवारी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं उनके कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहूंगी इसमें। एक तो अगर ये बात कर रहे हैं उसकी कि मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड अवेलेबल हो सकता है, पर उसको कौन देखने जा रहा है? आप और हम उसी सरकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, खास करके गैस राहत अस्पतालों की, जहां पर मरीज को ही इतने दूर से देखा जाता है और उन कोई कंप्यूटर नहीं होता, जो पर्चा है जिस पे दवाइयां लिखी हैं वही आगे चले जाते। कौन पीछे देख रहा है कि इसका इलाज क्या है, इसका क्या है? कोई 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 उसकी व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बोल देना कि हम अब बिल्कुल डिनाई हो रहा है ट्रीटमेंट गैस विक्टिम्स को, पूरे गैस राहत हॉस्पिटल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि किडनी की समस्या सबसे ज्यादा है। एक पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि श्वसन तंत्र की समस्याएं उनको सबसे ज्यादा हैं। एक साइकाइट्रिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत रेगुलरली उनको इलाज लिया जाता है। और ये जो पिटिशन है ना, ये पिटिशन एग्जैक्टली वही चीज रिकग्नाइज करता है कि गैस पीड़ितों का इलाज का अधिकार उनके संवैधानिक अधिकार, राइट टू लाइफ के बराबर है। उन्होंने ये लड़ के जीता है। तो अभी भी गैस पीड़ितों बहुत सारे इलाज से वंचित है। और डेटा क्यों जरूरी है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमें ये देखना है कि आज 39 साल बाद भी क्यों गैस पीड़ित इलाज लेने आ रहे हैं, क्यों क्यों लेने आ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक उनकी बात। क्या मैनिफेस्टेशन हो रही हैं, उनकी क्या दूसरी पीढ़ी में ज्यादा समस्याएं हैं कंपेयर टू। ये बात आई है, पर ये अब जब तक आपको ये बातें मालूम नहीं होंगी तब तक आप इसके लिए सर्विसेज कैसे डेवलप करोगे? मैं जैसे इसमें जिन रचना जी, मैं बच्चों आ रहा ने हूं आपके अभी पास। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस सभाजीत यादव सर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभाजीत सर, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करता हूं। सभाजीत सर, चर्चा इस बात पर चल रही है कि 84 के बाद से 39-40 साल बीत गए और अभी तक जितने भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ित हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं है। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को, प्रशासन को, कि आप डेटा ऑनलाइन करिए और डिजिटाइज करिए। सभाजीत सर, चीजें बदली हैं। आप जिस वक्त सर्विस में होंगे उस वक्त तो फिजिकल डेटा सुरक्षित रखना एक चुनौती होती होगी, लेकिन अब तो चीजें कम से कम ऑनलाइन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, ये प्रशासनिक लापरवाही है, ये क्या है? क्यों अब तक इतना अहम डेटा डिजिटाइज नहीं हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लापरवाही है। और चूंकि इस पर प्रकरण, जैसा अभी हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी बता रहे थे कि भाई हमको डेटा की जरूरत क्यों थी, अभी भी लोग इस इतने दिन के बाद भी लोगों का इलाज चल रहा है। ठीक बात। और उनको और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उभर रहे हैं, उन सब चीजों के बिना कोई भी निर्णय, कोई भी नीतिगत निर्णय भी और न्यायिक निर्णय भी लिया जाना संभव नहीं होता। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वास्तव में रहा है कि अब तक उसके प्रति पता नहीं किन कारणों से मतलब ये लापरवाही, या मैं कहूँगा कि हुआ ये कि रूटीन निर्णय जैसे स्थिति बनती गई। क्योंकि अन्य प्रदेश की तो छोड़ दे, मध्य प्रदेश में मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के इतने प्रकरण कोर्ट में हैं कि मैक्सिमम समय उसी में लग जाता है कि अन्य किसी प्रकरण का निराकरण का समय ही नहीं आता। मतलब और एक एक प्रकरण पर मतलब आपको ताजुब होगा कि यहाँ फर्स्ट कंटेम्प्ट, सेकंड कंटेम्प्ट, थर्ड कंटेम्प्ट, इसका जवाब देते रहते हैं लोग। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि इतने लंबे समय तक भी हम उसके प्रति जागरूक नहीं हो सके। हम कह रहे हैं कि मतलब आपके पास अगर फिजिकल डेटा था तो उसको डिजिटलाइज करने में कोई बहुत समय की और बहुत उसकी जरूरत आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन सभाजीत सर, ये सवाल दरअसल इसलिए इतना गंभीर है
क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये मिली भगत है उन कंपनियों के साथ जो इसमें शामिल रही, जिनकी वजह से ये लोग दंश झेल रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये फायदा उनको पहुंच तो रहा है, क्योंकि उस हादसे की भयावहता या उसके जो आंकड़े हैं वो अगर पूरी तरह से सामने नहीं आएंगे या सामने नहीं है तो कम से कम वो तो यही मान के चलेंगे और ये बताएंगे भी वो जिरह में कोर्ट में कि इतना भीषण हादसा था नहीं, वो सब कुछ ठीक था। अगर ये डेटा होता हमारे पास तो कम से कम बता पाते कि देखिए आज भी दंश झेल रहे हैं लोग, जाने अनजाने में उनको फायदा पहुंच रहा है। देखिए इस प्रोसेस से तो आज भी सभी अवगत हैं। अभी भी उनकी हॉस्पिटल और उसका विभाग और उसके निराकरण की जो प्रोसेस थी वो सभी अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए थे। तो उसकी गंभीरता और उसकी सिचुएशन से तो अवगत लोग हैं, लेकिन मैं जैसा पहले ही कहा कि आंकड़ों की जरूरत थी कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। ठीक बात। हमारे हमारे पास इसकी जरूरत थी कि हम निर्णय लेने में ये चीज बहुत बड़ी बाधा बन रही। इसके लिए जरूरत थी कि अगर हमारे पास ये रिकॉर्ड होता तो उस पर कुछ मतलब निर्णय जो है उनके अनुरूप लिया जा सकता था। ठीक। एक इस चर्चा में प्रभाकर सर ने एक बात कही कि अगर डेटा ऑनलाइन नहीं है, डिजिटाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन शिवेंद्र जी, उसी फिजिकल डेटा को मैं खतरे में इसलिए मानता हूं कि हमारे ही भोपाल में जब मंत्रालय के किसी विभाग में आग लग जाती है, कभी इस भवन में आग लग जाती है, कभी उस भवन में, खुदा ना खास्ता किसी दिन उस भवन में आग लग गई या उस डिपार्टमेंट में आग लग गई जहां हमारे पीड़ितों का डेटा मौजूद है, उसके बाद तो नीलभट्टे सन्नाटा साहब, हमें पता ही नहीं किसका क्या इलाज चला, किसको क्या गोली दी गई, किसको क्या आईवी लगाई गई, किसको क्या इंजेक्शन दिया गया, तब क्या करेंगे हम? देखिए आपने जो कहा इस पे एक इंग्लिश का बहुत अच्छा कोट है, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट विद नो विजन। यही चीज आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार में देखने के लिए मिल रही है कि हमें दिख तो सब रहा है। ये बात आपने जो उठाई ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आज मैं अपने हाईकोर्ट की बात करूं, हमारे हाईकोर्ट में हर चीज डिजिटाइज हो गई है। हाईकोर्ट 1956 से चल रहा है, 1984 में हुआ ये हादसा, बहुत ही दुखद हादसा था। हाईकोर्ट के 1956 के रिकॉर्ड्स आर डिजिटलाइज्ड हैं। तो जब हाईकोर्ट ये काम कर सकता है तो मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कितना समय लगता। जब आप ये बात कर रहे थे, माननीय सीएमएचओ साहब ने जब ये चीज बताई कि ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइज नहीं हुई तो हम देख नहीं रहे, और जैसा रचना जी ने कहा, रचना जी ने बहुत अच्छी एक बात उठाई कि जो एक पर्चा चला आ रहा है वो पर्चे पे क्या लिखा जा रहा है, उस पर्चे पे क्या इलाज मिल रहा है, कौन डॉक्टर क्या दे रहा है, वो किसी को नहीं मालूम। जब इन्होंने 9/12/2024 को अपना एफिडेविट प्रस्तुत किया तो पहली बार इन्होंने, सरकार ने यह बात कही कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हम उसके साथ मिलकर एक ई क्लाउड बनाने की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अभी हमारे पास बजट एलोकेट नहीं हुआ है। जब बजट एलोकेट होगा तो हम वो काम भी आगे बढ़ाएंगे। पर यह सवाल यहां उठता है कि 25 साल लग गए आपको ये चीज समझने में कि अगर आप इसको डिजिटलाइज कर देते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स इन योर फोन या आपके पास सॉफ्ट वर्जन में है, तो किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला है वो एट द हैंड ऑफ योर palms। तो ये चीज को समझना, किसी व्यक्ति को एक 3000 पन्ने की फाइल लेके अस्पताल जाना या उसका डेटा डिजिटल फॉर्म में होना, किस में ज्यादा सुविधा है, ये हम सबके सामने है कि डिजिटलाइजेशन कल है हमारा। अगर हम आज भी यही सोच के बैठे रहे कि रिकॉर्ड बहुत बल्कि है और उसका डिजिटलाइजेशन होने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो 20 साल कोई कम समय नहीं था साहब, मेरा ये कहना है। नहीं, वही मैंने सवाल पूछा था उस वक्त कि और कितना वक्त चाहिए। प्रभाकर सर, अब मैं आपसे इस बहस से अलग एक सवाल पूछता हूं, और जो पीड़ितों के हक का सवाल है। रचना जी ने जो आरोप लगाया कि आपके पास अस्पताल में पीड़ितों के इलाज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, आपके पास पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, आपके पास साइकेट्रिस्ट नहीं है, क्या ये ठीक है? हम दावा कर रहे हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इलाज देने का, और ये स्पेशलिस्ट नहीं है इलाज करने के लिए? देखिए, सिंपल सी चीज है, रचना जी जो बात कर रही है वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात कर रही है। क्या गैस पीड़ितों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में एक्सेस नहीं है? अगर मैं इसे दूसरे तरीके से पूछूं कि वो हॉस्पिटल उनके लिए डेडिकेटेड है सर? विदेशों में भी बिल्कुल डेडिकेटेड है, पर आप ये देखें कि विकसित देशों तक में एक ही हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज अवेलेबल हों, ये जरूरी नहीं है।
अगर आप देखें जो हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है वो भी उसी एरिया में है जो सबसे ज्यादा गैस पीड़ित था, जहां पल्मोलॉजिस्ट से लेके, नेफ्रोलॉजिस्ट से लेके, कार्डियोलॉजिस्ट से लेके और ऑलमोस्ट सारी की सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। रिस्पेक्ट एंड वेरी सॉरी, मैं यहां तक आपसे कि पूछना चाहता हूं, तो अगर क्या आप गैस देखें पीड़ितों के लिए वो डेडिकेटेड अस्पताल केवल और केवल खांसी बुखार के लिए है सर? नहीं, आप देखिए उसमें भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो BMHRC वो चल रहा है, जहां पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। पर यही अगर हम इस तरह से देखें कि सारी की सारी सुविधाएं सिर्फ गैस पीड़ितों के लिए अवेलेबल हो, जिनसे हम बाकी लोगों को वंचित रखें, तो वो संभव नहीं है। ठीक, और इसको निश्चित जरा तौर दूसरी पर तरीके अगर से आप सभाजीत देखें सर मैं आपसे तो पूछना गैस बहुत छोटे में जवाब पीड़ितों को चाहूंगा। उन सभी सभाजीत सर, सर्विसेज अगर इसी डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ये तमाम स्पेशलिस्ट मौजूद होते तो शायद बर्डन आपके GMC में कम पड़ता, आपके हमीदिया पे कम पड़ता, वहां शायद मरीजों को लाइन छोटी लगनी पड़ती। क्या हम इसे ऐसे तरीके से नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से देखना चाहिए और इसी कारण से उसको इस हॉस्पिटल बनाई ही गई। अदरवाइज तो नॉर्मल हॉस्पिटल हमारे यहाँ थी ही, उस समय भी थी, तब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ठीक बात है। जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि उनको विशेष रूप से किया जाए। ठीक सर, देखिए ये अब तकनीक का जमाना है, हमारा भी रिकॉर्ड होता है कि कौन सा बुलेटिन कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, ब्रेक भी लेना है मुझे, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम इसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। हमारा डिजिटाइज होता है और वो पूरा वक्त पे होगा। तो सभाजीत सर, मैं सॉरी कहता हूं आपसे, थोड़ा सा आप पहले जुड़ते तो सर एक दो सवाल मैं आपसे और पूछ पाता। इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभाकर सर, रचना जी, शिवेंद्र जी, सभाजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन इस ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।